बात अगर हमारे कैरियर की हो, हमारी सफलता की हो, तो हमें एक ऐसा निर्णय लेना चाहिए जो हमें मंजिल तक पहुंचा दे। नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल तिवारी आपका वेलकम कर रहा हूं गाइडर से। कल हमने हाई कोर्ट के बारे में एक वीडियो बनाया, इसके पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था और मैंने लोगों से कहा कि अपना विशेष ध्यान गणित और टाइपिंग पर फोकस कीजिए। तो गणित के जिस पेपर की मैं बात कर रहा था उसके साथ मैं आपके सामने हूं और मैं आपसे यह भी कहूंगा कि इस पूरी क्लास, पूरी वीडियो को देखने के बाद ही आप ये निर्णय लीजिएगा कि आपको कौन सा कोर्स ज्वाइन करना है, कहां और किन किताबों से आपको पढ़ाई करना है। वैसे तो ये जो 30 से 35 दिन का समय है, यह स्वाध्ययन का समय है, सेल्फ स्टडी का समय है, फिर भी मैं उन सभी लोगों को ये बताना चाहता हूँ, सभी लोगों को ये अपनी तरफ से एक आपकी मदद करना चाहता हूं कि जो लोग कोर्स लेने वाले हैं, किसी का भी कोई किसी से पढ़ रहे हैं, किसी किताब को खरीदने वाले हैं, वो किसी भी किताब को खरीदने से पहले, किसी कोर्स को खरीदने से पहले, किसी वीडियो, किसी टीचर पर भरोसा करने से पहले इस वीडियो को जरूर देख ले। और मेरा उन सभी कोचिंग संस्थानों, उन सारे टीचर से भी ये कहना होगा कि अपने मटेरियल को, इस पेपर को देखने के साथ ही इस पेपर के पैटर्न को पढ़कर ही आप अपने मटेरियल तैयार करें। देखिए, सबसे बड़ी बात, कल जब मैंने वीडियो बनाया, परसों भी मैंने वीडियो बनाई, तो लोगों ने कहा कि इस तरह का पेपर नहीं हो सकता, इतना टफ नहीं आ सकती गणित, या इस सिलेबस में ही नहीं है। आज जो भी मैं आपके सामने पेपर डिस्कस करने जा रहा हूं वो साल 2019 20 जनवरी 2019 को जो पेपर हाई कोर्ट का हुआ था ग्रुप सी का, वही ऑफिशियल पेपर को सॉल्व करने जा रहा हूं। और आप सिर्फ देखिए कि कौन कौन से प्रश्न आए थे और आपको उन प्रश्नों को कहां से पढ़ना है। और अगर आप परीक्षा में पूछा गया था, और ये प्रश्न संख्या को अगर हम काउंट करें तो शायद ये प्रश्न संख्या 76 से शुरू हुआ था जब ये ऑफिशियल पेपर वहां पर आया हुआ था। यह प्रश्न पहला था कि एक घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी लेटरल सरफेस एरिया हमें मालूम करना था, जिनके आयाम, जिनके डायमेंशंस L यानी कि लंबाई दे रखी है ना, चौड़ाई दे रखी है B और ऊंचाई दे रखी है H, और हमें लेटरल सरफेस एरिया मालूम करना है। एक्चुअली जब लेटरल सरफेस एरिया यानी LSA मालूम करना होता है ना, तो हमें फर्श और छत को छोड़ देना होता है, यानी ऐसी स्थिति में हमें केवल 2H और L+B को काउंट करना होता है, 2H L+B। अब देखो यहाँ पे H कितना है, 2 इंटू H जो आपका है वो है 7.5, और L+B का मतलब है L आपका है 22 और B है आपका 12। ये देखो, तो 7 दूना 14, 1 15 हो जाएगा, और 22 और 12 आपका हो जाएगा 34, है ना, 34, ठीक है। 15 चौके 60 हो गया, 15 छतियां 45 और 6 51, यानी 510 सेंटीमीटर इस प्रश्न का, पहले प्रश्न का उत्तर हो गया, है ना। तो ये सवाल किससे आया, ये आपके क्यूबॉइड से सवाल आया, उसमें भी जिसमें फर्श और जमीन को छोड़ा गया है, चारों दीवारों के क्षेत्रफल से ये रिलेटेड सवाल है। तो ये 76 नंबर का प्रश्न था, पहला प्रश्न था। आपने जो किताब खरीदे होगी मित्रों ऑफिशियल प्रीवियस पेपर की, उसमें भी ये प्रश्न होगा। अगला प्रश्न है कि साइकिल का एक पहिया 11 किलोमीटर चलने में 5000 चक्कर लगाता है, पहिए का व्यास ज्ञात करना है। ये याद रखना कि जो व्यास होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है, जो व्यास होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। अच्छा, एक चक्कर लगाने में बता दूं, जब एक चक्कर कोई भी पहिया लगाता है तो परिधि के बराबर यानी कि 2πr चलता है। इसके अलावा भी एक बात बहुत गौर करने की है मित्रों, देखो समझो बात को। देखो क्या है कि इसमें जो यूनिट्स हैं वो सेम होनी चाहिए, जो यूनिट्स हैं इसमें वो क्या है, सेम होनी चाहिए। जैसे देखो ये 11 किलोमीटर में है और ये जो उत्तर आ रहे हैं, जो हमारे आंसर्स हैं वो सेंटीमीटर में है, तो हमें किलोमीटर को किस में बदलना पड़ेगा, सेंटीमीटर में। हमें जानना पड़ेगा कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, इसका मतलब 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर होंगे, है ना। तो अगर एक चक्कर में 2πr, तो 5000 चक्कर में आपका हो जाएगा 5000 गुणे 2πr। इतना चलने के बाद 11 किलोमीटर चलता है। लेकिन हमारे लिए एक प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। मैंने पहले ही कहा है कि हम 11 किलोमीटर नहीं लिख सकते। हम इसलिए नहीं लिख सकते, हमको लिखना पड़ेगा 5000 गुणे 2, पाई का मान होता है 22/7 और गुणे r, और ये जो 11 किलोमीटर है, इसको 11 किलोमीटर को क्या लिखना पड़ेगा, इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ 11, उसके बाद 1 लाख से गुणा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी हमें 11 किलोमीटर को क्या लिखना पड़ेगा भाई, हमें लिखना पड़ेगा इसको 11 लाख सेंटीमीटर। और ये ऐसे ऐसे सवाल हैं, आप देखते जाओ, 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे और 2 जीरो वहां पे रह जाएंगे, 11 दूना 22 कट जाएगा, है ना, और 2 दूना 4 से ये आपका 25 बार कट जाएगा, है ना,
और अभी 7 से कटने वाली कोई चीज़ है नहीं, 5 से ये कटेगा, 5 पचम 25 और r जो हो जाएगा वो 7 गुणे 5 यानी कि 35 आ जाएगा। और r जो आपका है अगर वो 35 आ गया तो आपको क्या बताना है, आपको पहिए का व्यास बताना है। और पहिए का व्यास क्या होगा, इसी का 2 गुना कर दीजिए, 35 दूना 70 यानी ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। जो लोग बहुत आसान कहते हैं, जो लोग बिल्कुल हलवा समझते हैं इस तरह के प्रश्नों को, उनके लिए मात्र एक नजारा है कि 76, 77 या 78वां प्रश्न है मित्रों। 8 प्रेक्षणों का औसत 25 है। एक बात याद रखना, अगर आप चाहते हो हाई कोर्ट के पेपर में सफलता सुनिश्चित करना तो आपको वास्तव में निर्णय लेना ही पड़ेगा कि आपको क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। अन्यथा की दशा में चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको यहीं से मिलने वाली है। 8 प्रेक्षणों का औसत 25 है, यानी 8 गुणे 25, ओके। 11 हटा दिया जाता है, वेरी नाइस। उसके बाद शेष प्रेक्षणों का औसत, अब तो 7 बचे हैं क्योंकि पहले 8 थे अब 7 हैं। 25 अट्ठे 200, 200 में से 11 जाएंगे तो 189 हो जाएगा और 189 को 7 से डिवाइड कर लो, 7 दूना 14, 4 49, 7 से 49 यानी 27 इस सवाल का उत्तर होगा ऑप्शन बी। तो ये सॉल्विंग जो होनी चाहिए, ट्रिक जो होनी चाहिए वो आपके पास होनी चाहिए। जैसे ये आपका है प्रश्न संख्या 4 यानी कि 76, 77, 78 ये 79 नंबर का प्रश्न है। त्रिभुज के कोणों का जो अनुपात है वो 2, 3, 4 है। हम सब जानते हैं कि त्रिभुज के सभी अंतः कोणों का मान क्या होता है, 180 डिग्री होता है। 4, 3, 7, 2, 9, तो 9 का मान 180 है, मतलब 9 दूना 18, 1 का मान 20 है, यानी 20 दूना 40, 20 तिया 60 और 20 चौके 80, क्या होगा इसका उत्तर होगा 40, 60, 80 लगा लीजिए। ऐसे चुटकी में उत्तर करोगे, लेकिन सच का सामना करने की हिम्मत होनी चाहिए। अगर आप एक लंबी बात सोचेंगे, एक बड़ी बात सोचेंगे तब। 2 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक 64, 699 है और 97 है मासा। एक संख्या अगर 2231 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। देखो इसका अगर मासा 97 है तो दूसरी संख्या में भी मासा 97 है, तो उससे कटनी चाहिए। कौन सा विकल्प है जो आपका 97 से कटता है, मुझे ये बता दो बस। कौन सा विकल्प है जो 97 से कटता है? आप 2813 को 97 से डिवाइड करो, यह फट से कट जाएगा 97 से, और इसके अलावा कोई विकल्प नहीं कटेगा। ये जादू अगर आपके पास रहा तो आप चीजें बहुत आसानी से कर पाओगे, और अन्यथा की स्थिति में शायद आप मुश्किल में पड़ जाओगे, है ना। और कोई विकल्प कटेगा नहीं, देख लेना, क्योंकि सारे विकल्प आस पास हैं। देखो 13, 14, 15, 16, अंदाजा लगाओ, ठीक है। तो ये हो गया आपका 21। इसमें ये प्रश्न जो है, ये प्रश्न बहुत बड़ा है। ये नॉर्मल कैंडिडेट जो ले रहे हैं, छोटी छोटी किताबें, जो छोटे छोटे कोर्सेज ले रहे हैं, जो कहीं हल्के में ले रहे हैं पूरी गणित को, उनके लिए बहुत खतरा वाला सवाल है। 2 संकेंद्रित वृत्तों का क्षेत्रफल 962.5 सेंटीमीटर है और 1386 सेंटीमीटर है। उनके द्वारा बनाई गई वलय की चौड़ाई, जानते हो क्या पूछ रहा? एक वृत्त यहां पे है, एक वृत्त यहां पे है, आपसे ये जो वलय बन रहा है ये वाला वलय, यानी R2 माइनस R1 पूछ रहा है, R2 माइनस R1 पूछ रहा है। यानी कि पहले आपको पाई R1 स्क्वायर करना पड़ेगा और इसकी वैल्यू 962.5 करनी पड़ेगी। फिर आपको इधर आके पाई R2 स्क्वायर करना पड़ेगा और इसकी वैल्यू आपको 1386 रखनी पड़ेगी, है ना। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहां से R1 की वैल्यू 17.5 आएगी, पाई का मान रखोगे, R2 की वैल्यू 21 आएगी। अब देखो सवाल बड़ा है, लंबा है, उन लोगों के लिए ये सबक हो सकता है। R2 है आपका 21 और R1 है आपका 17.5, तो 17 का 18, 3.5 सेंटीमीटर इसका उत्तर आएगा मित्रों। और वलय की यही चौड़ाई होगी। ये चौथा ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा है, यही इसका सही उत्तर होगा। 3 तो हो नहीं सकते, चौथा वाला थोड़ा सा कट रहा था, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा मित्रों। ऐसे नहीं होगा, इसमें कैलकुलेशन है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। उन लोगों पर जिन पर आप यकीन कर रहे हैं उनसे एक बार पूछिए कि क्या आप उस चीज के लिए जिम्मेदार हैं कि पेपर कैसे आएगा। क्या आप उस समय भी मेरे साथ रहेंगे जब मैं पेपर देकर लौटूंगा और आपसे पूछूंगा कि आपका पढ़ाया हुआ आया है नहीं आया, है ना। 1, 2, 3, 4, 6, 7 अंकों को दोहराए बिना कितनी 3 अंकीय सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं? सामान्य कोर्स, सामान्य किताब इस तरह के प्रश्न ला ही नहीं सकता, मैं कह रहा हूं, क्योंकि इतना लॉजिकल सवाल है। सोचो, संख्या नहीं बनानी है, सम संख्या बनानी है, इवन नंबर्स, यानी ऐसी संख्याएं बनानी है जिनके इकाई के स्थान पर 2 हो, 4 हो या 6 हो। देखो यहाँ पे एक सम संख्या कौन सी है? 2, 4, 6, इसके अलावा कुछ हो नहीं सकता। यानी इकाई और संख्या कितने की होनी चाहिए? 3 अंकों की, यूनिट डिजिट, 10th डिजिट और 100। अब 10वें स्थान मतलब जो दहाई का स्थान है उस पर क्या रख सकते हो? 5 अंक रख सकते हो बस। कौन कौन से? जब 2 रखोगे तो बाकी के 5, देखो 3, 3, 6 अंक हैं टोटल।
यहाँ केवल 5 अंक रख सकते हो, इकाई पर 3 रख सकते हो। जब 2 अंक रख लोगे तो दहाई पर केवल क्या रखोगे, 4 अंक रख सकते हो। 4 पंचे 20, 3 60। लेकिन इस लॉजिक को समझने के लिए मित्रों वक्त लगता है और क्वालिटी लगती है, गुणवत्ता लगता है। इसीलिए मैंने कहा कि फ्री व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए ताकि आपको हकीकत का पता चले, आपको ये मालूम पड़े कि वास्तव में सवाल कैसे आए थे और तैयारी। ये ऑफिशियल पेपर है मित्रों, कोई मेरा बनाया पेपर नहीं है। आप चले जाना, हाईकोर्ट की किताब ले लेना, कोई ऑफिशियल पेपर डाउनलोड कर लेना, आपको ये पेपर मिल जाएगा। इसीलिए कह रहा हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो और देखो कि आप कहां हैं। और इस सवाल को देखते ही काफी सारे लोग डर जाएंगे। यदि बिंदु K3 6 - 2 - 3, 4 संरेखीय हो तो K की वैल्यू बता दो। अब इस सवाल को बताओ कौन सा कोर्स है, कौन सा टीचर है जो इसको कवर किया था 2019 की भर्ती में। क्योंकि संरेखता का जो फॉर्मूला होता है मित्रों, अगर मैं लिखने लगूं तो शायद मेरी जगह कम पड़ जाए, मैं ऐसे ही लिखूंगा। देखो, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, ये x3 y3 है। संरेखता कैसे आती देखो, x1 लिखोगे, y2 - y3 लिखोगे, प्लस x2 लिखोगे, y3 - y1 लिखोगे, प्लस x3 लिखोगे, y1 - y2 लिखोगे, और इसकी वैल्यू 0 रखोगे। जो कि आपको दिख रहा नहीं दिख रहा, हाँ नहीं दिख रहा ना, यहाँ पे लिख दे रहा हूं। इसकी वैल्यू जब 0 रखोगे तब जाके K की वैल्यू आएगी। यानी x1 मैंने बताया, y1 बताया, x2 y2 सबकी जगह अपनी अपनी वैल्यू रखोगे तब जाके कोई वैल्यू आपके सामने आएगी मित्रों। ये संरेख है। मैंने कहा था आपसे पिछले वीडियो में भी, लोग यकीन नहीं करते, लोग चाहते हैं कि वही सब हो जो वो चाहते हैं, लेकिन कभी आयोग के बारे में, हाई कोर्ट के बारे में देखना। 2018 का पेपर है, यहां लगाओगे सवाल तो K की वैल्यू -3/2 आएगी। पूरा सॉल्व करना पड़ेगा मित्रों, ऐसे नहीं होगा। संरेखता का सवाल है। 84 नंबर का प्रश्न देखो, यदि एक अर्धवृत्ताकार किलोमीटर का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो इसकी परिधि क्या होगी। अर्धवृत्त की जो परिधि होती है वो होती है πr + 2r। पाई का मतलब 22/7, 22/7, और r देखो व्यास 14 है तो त्रिज्या 7 होगी, +2 × 7, 7 7 22 और 14, 22 ये हो गया, और 22 और 14, 22 14 कितना हो गया आपका, हो गया 36। लेकिन ये विकल्प आपको कहीं दिखेगा ही नहीं, ये विकल्प आपको कहीं दिखेगा ही नहीं, तो इसका उत्तर है इनमें से कोई नहीं। भाई नहीं विकल्प है तो न नाप दीजिए, हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं, कोई इशू ही नहीं है। मैं तो सिर्फ आपको ये पेपर दिखाने ले आया हूं कि मित्रों अपनी तैयारी पर जाने से पहले, किसी युद्ध पर जाने से पहले कम से कम दुश्मन के बारे में मालूम तो हो आपको। लंबवृत्तीय शंकु की अधिकतम त्रिज्या क्या होगी जिसे घन से काटा गया। देखो घन की भुजा है 4.2 सेंटीमीटर। ओके, शंकु जो बनेगा उसी के अंदर बनेगा, मतलब ये कोई घन है, इसी के अंदर कोई शंकु बन रहा है इससे। तो शंकु की जो त्रिज्या बनेगी ना, शंकु का जो व्यास बनेगा, शंकु का जो व्यास बनेगा इसी भुजा के बराबर होगा। यानी जो त्रिज्या होगी इसी के आधी होगी, 2 से डिवाइड कर लो 2.1 आ जाएगा। तो ये सब लॉजिक, ये सब टेक्निक आपको आनी चाहिए मित्रों। ऐसे नहीं होता कि हाँ किसी परीक्षा में चले गए, कुछ आ ही नहीं रहा, बैठे ये सवाल देखो। मैं तो सारे टीचर, सारे यूट्यूबर से कहता हूं कि सवाल को मुझे बस दिखा दो कि 2019 में कहां पढ़ाया था, 2022 में कहां पढ़ा रहे हो इस चैप्टर को। आपको मित्रों ना किताबें बता पा रही ना टीचर। मैं ये किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, लेकिन क्वालिटी होनी चाहिए ताकि आपकी सफलता जरूरी है। मेरे लिए किसी कोई बात जरूरी नहीं है, हमारे लिए कोई बात जरूरी। मैं परीक्षा में बैठूंगा तो मेरे लिए क्या जरूरी होगा, मेरे लिए जरूरी मेरी सफलता, मेरा पेपर है। मैं चाहूंगा कि कौन ऐसा पढ़ा रहा जो मेरे लिए जरूरी है। ये वास्तविक रियल पेपर है। देखो क्या पूछा, देख रहे हो, ये काल्पनिक से पूछा x + i/2 - 3/4 - i, तो x और y के वैल्यूज बताओ। आप जानते हो सवाल की वैल्यू, सबको चलो मल्टीप्लाई करो, फिर कंपैरिजन करो, तब जाके इसका उत्तर 11/13 और 10/13 आएगा। सबको मल्टीप्लाई करो, कंपेयरिंग करो, तब जाके उत्तर आएगा। कैसे जानते हो, x + iy को 2 - 3i से कंपेयर करोगे, सॉरी मल्टीप्लाई करोगे, फिर आई वाली आई के कोफिशिएंट्स लोगे, 4 के जगह जो आएगा x की वैल्यू वहां से आएगी। मित्रों आसान नहीं होता किसी चीज को लगाना, इसकी गणित जबरदस्त आने वाली है। मैंने उत्तर बता दिए हैं, मेरा काम सिर्फ इस वीडियो के माध्यम से आपको क्वेश्चन दिखाना है। 2 चॉकलेट के ब्रांड 24 और 15 के पैक में उपलब्ध है, समान संख्या में वो लेना चाहता है तो प्रत्येक प्रकार के बॉक्स की कम से कम कितनी संख्या उसको खरीदनी चाहिए। तो 24-15 है भाई, 24-15 का लासा होता है 120, तो 24 पंचे 120 और 15 8 120।
5 और 8। ऐसा नहीं, जो सवाल एकदम आसान है उनके सॉल्विंग भी दिखा दे रहा हूं, बाकी प्रश्न दिखाने का मेरा मेन मोटिव है। प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 3 के साथ 3 × 3 के सभी संभावित अवयवों की संख्या क्या होगी। ये सवाल नंबर था आपका 88 होगा, ये 88 नंबर का प्रश्न होगा। तो देखो 3 × 3 तो 9 हो ही गया। अब प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 की होनी चाहिए, मतलब आपके पास 2 विकल्प हैं, 2 ऑप्शन है ना। इसका मतलब उत्तर होगा 2 की पावर n यानी कि 2 की पावर 9। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128 दूना 256 दूना 512, उत्तर हो जाएगा 512। लेकिन इसको पढ़ाएगा कौन, इसको बताएगा कौन, ये इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसा ही पेपर आ गया तो फिर कौन जिम्मेदारी लेगा। ये आपका नंबर हो गया 89। इस सवाल को बताओ, सामान्य कैंडिडेट कर ही नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता? ये सवाल ही ऐसा है, ये सवाल ही ऐसा नहीं कर सकते। 6 मीटर ऊंचे एक खंभे की जमीन पर, खंभा कितना मीटर है? 6 मीटर का। जमीन पर 2√3 मीटर की छाया पड़ती है। ये tan के रूल से लगेगा। tan थीटा बराबर 6/2√3। √3 नीचे है, √3 से ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 6√3/2 × 6। देखो 2 × 6 निकट गया, तो यहां से आपका आएगा tan थीटा बराबर √3। और आप जानते हैं, जो थीटा की वैल्यू जानते हैं, थीटा की वैल्यू यहाँ से 60 डिग्री आ जाएगी, यानी यहाँ पे मान हो जाएगा 60 डिग्री। लेकिन ये सब उनको आएगा ना जो वास्तव में इसके एक्सपर्ट हैं, जो इन चीज़ों को जानते हैं। 89 नंबर का प्रश्न है ये। प्रश्न था आपका मित्रों, ऑफिशियल पेपर जब आया था, ये प्रश्न था 90 नंबर का। x² + 7x + 12 के आपको मूल बताने थे। मैं इसका उत्तर ऐसे चुटकी में दे सकता हूँ। देखो 4 × 3 = 12 होता है ना, और 4 × 3 = 7 होता है, मतलब उत्तर -4 और -3 होगा, क्योंकि 4 3 के अलावा कुछ आ ही नहीं सकता। आप देखते जाओ बस। 91 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, ठीक 2 चिताने की प्रायिकता क्या है? क्या कहें, एक सिक्का उछाला जाएगा तो 2 स्थिति आ सकती है, या तो हेड या तो टेल। ऐसे 3 सिक्के उछाले गए तो सब में वही आएगा, मतलब कुल मिला के 1/8, यानी 8 ऐसी प्रोबेबल कंडीशंस हैं जो आ सकती हैं। उसमें 2 चित आए तो हो सकता है पहले दूसरे में आ जाए, दूसरे तीसरे में आ जाए, या पहले तीसरे में आ जाए। मतलब 3 ऐसी स्थितियां हैं जिनमें जो हमारे काम की हैं, टोटल 8 हैं। 3/8 उत्तर होगा। 8 टोटल हैं, 3 संभावनाएं हैं जो पॉसिबिलिटीज है हमारे फेवर की हैं। यह सवाल नंबर था 91। सरल कीजिए 64 की पावर 1/2। 64 का मतलब होता है 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64। 2 की पावर 6 और इसकी पावर 1/2 है, तो 2 से गुणा कर दो, 2 × 3 = 6। 2 की पावर 3 हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा 8। इस वीडियो में मेरा जो मकसद है मित्रों, मेरा जो कॉन्सेप्ट है आपको समझाने या बताने का, वो सिर्फ इतना भर है कि आप उन चीज़ों को ज़रूर समझ लें, उन चीज़ों को ज़रूर देख लें जो आपकी सफलता, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तमाम ऐसे प्रश्न हैं मित्रों, चाहे प्रवणता वाला प्रश्न हो, और इस प्रवणता वाले प्रश्न में देखो, उस रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -5 3 और 2 6 को जोड़ने के रेखा के लंबवत हो। जब प्रवणता लंबवत होती है तो m1 m2 का मान -1 होता है, और प्रवणता निकलती कैसे है? y2 - y1/x2 - x1 से, यानी y2 इसका 6 है, y1 इसका 3 है, x2 इसका 2 है, और x1 इसका -5 है, माइनस प्लस हो जाएगा, यानी इसकी प्रवणता 3/7 आनी है मित्रों। लेकिन ये -1 से मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगी? वो भी उल्टा बन जाएगी, क्योंकि m1 m2 -1 होना चाहिए, तो ये बन जाएगी -7/3, वो भी माइनस का और उल्टा बन जाएगी मित्रों। ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। प्रश्न संख्या 93 था। ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है मित्रों, और भी बहुत सारे प्रश्न हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूं, जो आपको मैं समझा रहा हूं। ये आपका एक प्रश्न था, है ना, जिसमें जैसे ही 45 आया ना तो अंक गणितीय, तो 45/3 15, और हम ऐसा अंदाजा लगा सकते हैं कि सबसे बड़ी संख्या 12 15 18, यानी इसका उत्तर 18 होना चाहिए था। हालांकि इसको लगाना पड़ेगा, इतना आसान ये है नहीं। मेरा उद्देश्य इस पूरी वीडियो में सिर्फ एक ही रहा है कि देखो, ये प्रोबेबिलिटी का अगेन एक प्रश्न है, बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त प्रश्न है, इसको आप लगाना, कमेंट करके मुझे बताना, है ना। ये देखो समकोण त्रिभुज का सवाल है, 6 8 10 का ट्रिपलेट बनता है मित्रों, बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं, ये तो आसान था। एक परिवार में 2 बच्चे हैं, यदि दिया गया कि उनमें कम से कम 1 लड़का है, तो दोनों बच्चों के लड़के होने की क्या प्रायिकता है? दोनों बच्चों के लड़के होने की क्या प्रायिकता है? 2 बच्चे पैदा हुए, है ना, दोनों बच्चों के लड़के होने की क्या प्रायिकता है? 2 अलग अलग घर में वो पैदा हो सकता है कि एक बॉय हो, एक बॉय गर्ल पैदा हो, या पहले घर में गर्ल हो, दूसरे घर में बॉय हो, ये भी तो हो सकता है। यानी कुल 3 फेवरेबल कंडीशंस है, लेकिन दोनों ही बच्चे हों इसके लिए केवल एक ही है, बीबी, यानी बॉय बॉय होने का केवल एक ही है।
1/3 हो सकता है मित्रों। भाई जब 2 बच्चे होंगे तो हो सकता है दोनों लड़के हों, या पहले घर में लड़की हो दूसरे घर में लड़का हो, या पहले घर में लड़का हो दूसरे घर में लड़की हो। मतलब 3 स्थितियां बन सकती हैं, लेकिन दोनों घर में लड़का हो ऐसी केवल एक स्थिति है। तो मेरा इस वीडियो के माध्यम से बताने का कोई, डराने का आपको कोई मेरा उद्देश्य नहीं था मित्रों। मेरा सिर्फ उद्देश्य ये था कि आप उन चीज़ों को समझे जाने जो वास्तव में आपके काम की हैं, और आप आसानी से अपनी तैयारी को जारी रख सकें। ये पूरा ऑफिशियल पेपर मैं आपको इस व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल दूंगा, आप वहां पे सॉल्व कर लीजिएगा। इसकी कंप्लीट सॉल्विंग भी किसी दिन मैं करा दूंगा। मेरा इसमें कोई सॉल्व कराने का कोई पर्सनल वो नहीं था, लेकिन मुझे ये समझाना बताना था कि वास्तव में सच्चाई क्या है, जिसके साथ आपको पूरा रहना पड़ेगा, जिसके संदर्भ में आपको तैयारी करनी पड़ेगी। तो मित्रों आज के वीडियो में इतना ही, और मुझे लगता है कि एक समझदार जो अभ्यर्थी है, समझदार जो हमारा छात्र है, वो इस बात को जरूर समझ रहा होगा कि हमारी सफलता किस बात पर निर्भर करती है, और एक सही और उचित निर्णय वो जरूर लेगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। मेरा काम है आपकी मदद करना। मैं कोर्सेज वगैरह नहीं ला रहा, कोई ऐसे हमारा उद्देश्य नहीं है। बस ये है कि आप सच्चाई जानें और चैनल के साथ प्रामाणिकता के साथ, भरोसे के साथ बने रहें। थैंक यू सो मच। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।